प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। एक समाज जो लोकतांत्रिक भी है और समाजवादी भी है, जिसमें ये दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसमें जो प्रशासनिक संस्थाएं पाई जाती हैं उनकी प्रकृति, उनका स्वरूप कैसा होता है, इस बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति व स्वरूप उस राष्ट्र में प्रचलित समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी देश की प्रशासकीय व्यवस्था अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में जो प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाएं पाई जाती हैं, उनका स्वरूप और प्रकृति उस राष्ट्र की विशिष्ट राजनीतिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था से एक निर्णायक सीमा तक प्रभावित और अनुप्राणित पाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज में शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में होती हैं, जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सभी शक्तियाँ राज्य में ही निहित होती हैं। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन तथा समाजवादी समाज में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जहाँ लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज दोनों के लक्षणों को अपनाया गया है। भारत उन्हीं राष्ट्रों में से एक माना जा सकता है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के अध्ययन के पूर्व दोनों प्रकार की समाज व्यवस्थाओं एवं प्रशासनिक संस्थाओं की अवधारणा को समझना श्रेयस्कर होगा। प्रशासनिक संस्थाएं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मानव जीवन से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, संवैधानिक, भौगोलिक, प्रशासनिक आदि सभी पक्षों से संबंधित संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं और इन संस्थाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे देश के विविध क्षेत्रों में कार्यशील भी हैं। जब इस प्रकार की निर्मित संस्थाएं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत क्रियाशील सरकारों के अधीन उनके निर्धारित लक्ष्यों के अर्जन के लिए काम करती हैं, तो उन्हें प्रशासनिक संस्था कहा जाता है। ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, यथा सरकारी कामकाज के संचालन हेतु गठित केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय या राज्य स्तर पर विभाग, संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत गठित संवैधानिक संस्थाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, विधानमंडल या संसद के अधिनियम या कानूनों के अंतर्गत गठित संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग इत्यादि। इस प्रकार संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा लोक उपक्रमों के रूप में गठित विभिन्न लोक उद्यम यथा रेलवे, डाकतार, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, भारत पेट्रोलियम या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आदि कतिपय संस्थाएं सरकार के कार्यकारी आदेशों से भी अस्तित्व में आती हैं, जैसे पूर्ववर्ती योजना आयोग या वर्तमान नीति आयोग। भारत में केंद्रीय या राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न नामों जैसे आयोग, परिषद, बोर्ड, अधिकरण, संस्थान, निगम, प्रतिष्ठान, संगठन, प्राधिकरण, अवकरण, ब्यूरो, ट्रस्ट, केंद्र, सोसाइटी, मिशन आदि के रूप में जो संस्थाएं गठित की गई हैं, वे अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह किए जाने के कारण प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में ही जानी जाती हैं। लोकतांत्रिक समाज। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस एवं क्रेटिया से बना है। डेमोस का अर्थ है लोक या जनता,
जबकि क्रेटिया का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों की सत्ता या शासन से है। गिडिंग्स लोकतंत्र को न केवल शासन की एक प्रणाली मानते हैं, बल्कि उन्होंने इसे राज्य और समाज की एक विशिष्ट दशा या इन तीनों का संयोग अथवा समुच्चय बताया है। इसी प्रकार प्रोफेसर सीले ने अपनी पुस्तक में लोकतंत्र को ऐसी सरकार घोषित किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। ब्राइस ने लिखा है कि जनतंत्र शब्द हीरोडोट्स के काल से एक ऐसी सरकार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है जिसमें राज्य की शासकीय शक्तियाँ किसी एक वर्ग या कुछ वर्गों में सन्निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र के सर्वग्राही अर्थ को संपूर्ण जनमानस में पूर्णतया प्रतिष्ठित कर चुकी है, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार को जनता के द्वारा और जनता के लिए घोषित किया गया है। गैटिल की लोकतंत्र की परिभाषा भी प्रोफेसर सीले की तरह ही है, जिसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अधिकांश भाग संप्रभु शक्ति के निर्वाह में हिस्सेदारी निभाता है। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित लोकतंत्र की विभिन्न व्याख्याओं का संदर्भ यहाँ इसलिए लिया गया है कि इनके माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल अर्थ को समझा या आत्मसात किया जा सके। इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली ही नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा दर्शन है जिसमें स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को आधार मानकर शासन और प्रशासन चलाया जाता है। इस व्यवस्था में शासन के संचालन में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी का अनुभव करता है, वहीं ऐसा शासन और प्रशासन व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि महत्व देता है। सरकार और प्रशासन व्यक्ति की इस गरिमा को प्रतिष्ठा देने हेतु कानून के शासन को आधार मानते हुए अपनी शक्तियों पर संवैधानिक मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के इसलिए ही अनेक आयाम स्वीकार किए जाते हैं। लोकतंत्र शासन के एक प्रकार के रूप में, शासन की एक अवस्था के रूप में, मानव मन की एक मनोवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र जहाँ प्रत्येक नागरिक की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है, वहीं जीवन के सामाजिक दर्शन के रूप में यह व्यक्ति के सामाजिक समता के आदर्श को प्रतिष्ठित करता है। आर्थिक लोकतंत्र के रूप में यह सरकार पर दायित्व आरोपित करता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें गरीबी और अमीरी का कोई अंतर ना हो। समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या क्षेत्रों का ऐसा उत्थान किया जाए कि संपूर्ण समाज में आर्थिक समानता का वातावरण स्थापित किया जा सके। इस तरह जीवन दर्शन के रूप में लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक न्याय के उदात्त आदर्शों पर समाज की रचना करना चाहता है। प्रजातंत्र व्यक्ति की मनोवृत्ति का एक विशेष आयाम भी माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने कहा है कि मानवता के साथ प्रत्येक मामले में, चाहे तुम्हारे व्यक्तित्व की बात हो या दूसरे के व्यक्तित्व की, इस प्रकार व्यवहार करो कि वह साध्य है, ध्येय है, उसे साधन मानकर कभी व्यवहार मत करो। एक मनोवृत्ति के रूप में लोकतंत्र व्यक्ति में सहिष्णुता, भ्रातृत्व और दूसरों को आदर देने के गुणों की अपेक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को असामान्य मानकर उसके शोषण का प्रतिकार करता है। जिन समाजों में लोकतंत्र के मूल एवं आदर्शों को अंगीकार किया जाता है, उन्हें लोकतांत्रिक समाज कहा जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। 1. ऐसे समाज में सभी निर्णय पारदर्शी अर्थात खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। 2. निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है। 3. निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। 4. अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। समाजवादी समाज व्यक्तिवादी या अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के परिणामस्वरूप पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तथा निरंकुश शासन का उदय हुआ, जिसने जनता का शोषण किया।
इन परिस्थितियों ने नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। 20वीं सदी में यह विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय रही थी। समाजवादी समाज में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इस प्रकार के समाज में राज्य द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर समानता अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। समाजवादी समाज की अवधारणा के अंतर्गत राज्य को उन सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व दिया जाता है जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वित्तीय संसाधन समाज के एक ही वर्ग में केंद्रीकृत न हो जाएं। राज्य पूंजी और भूमि के अधिकार के विषय में उचित नियमों का निर्माण करता है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि इनका प्रयोग कुछ विशेष व्यक्तियों के लाभार्थ न होकर जनसाधारण के हित में संभव हो सके। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय व समानता के वातावरण का सृजन करना समाजवाद का लक्ष्य होता है। इस प्रकार एक समाजवादी समाज की निम्न विशेषताएं होती हैं। समाजवादी समाज में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय व समानता लाना राज्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। राज्य प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया है। यह सर्वविदित है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रारूप रचना के समय इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि इतने बड़े लोकतंत्र के निवासियों की विपन्नता की स्थिति को दूर करने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन को अपनी जीवन शैली और शासन का आधार बनाना होगा। संविधान में देश के पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत की गई आरक्षण व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्वों में निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए स्वीकृत निर्देश इस समाजवादी चिंतन के आधार माने जा सकते हैं। स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात हमारे देश की सरकार ने उस भूल का परिष्कार किया जो संविधान निर्माताओं से रह गई थी और योजनाबद्ध विकास का मार्ग स्वीकार करते हुए इस निमित्त 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की जिसे समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में योजना के निरूपण का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में 1954-55 में हमारी संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार करते हुए देश की सरकार को निर्देश दिए कि हमें एक समाजवादी समाज की रचना के लिए आगे बढ़ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की वकालत की जो इस देश के निवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सनिष्ठ प्रयत्न कर सके। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह अनुभव किया कि अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी हटाने की है। देश की संसद और राजनेताओं ने तथा लोकतांत्रिक चिंतकों और मनीषियों ने स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर समाजवादी समाज की रचना की दिशा में संकल्प को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इसी भावना को रेखांकित करते हुए यह अनुशंसा की थी कि संविधान में समाजवादी रचना को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए। इसी अनुशंसा को 1976 में मूर्त रूप देते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के संकल्प की सांवैधानिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति करता है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक संस्थाओं का चरित्र व अपेक्षाएं पृथक पृथक होती हैं। साम्यवादी दर्शन में जहाँ समाजवाद की प्राप्ति और सर्वहारा वर्ग के विजय उद्घोष के लिए क्रांति और बंदूक की नली का सहारा लिया जाता है, वहीं भारत में अंगीकृत लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में नागरिकों की आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए साम्यवादी दर्शन के विपरीत एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। इस दर्शन ने भारत सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। समाजवाद की प्राप्ति भारत का अभीष्ट भी है, किंतु उसकी प्राप्ति का मार्ग साम्यवादी मार्ग से पूर्णतया भिन्न है। रूस और चीन में
जहाँ क्रांति के माध्यम से सर्वहारा के विजय का उद्घोष किया गया था, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कमजोर वर्गों के उत्थान और विपन्न लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए एक शांतिपूर्ण, मंथर और लोकतांत्रिक मार्ग का वर्णन किया। उक्त दोनों व्यवस्थाओं में एक स्पष्ट और सटीक अंतर है। दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में साध्य की प्राप्ति का मार्ग अलग अलग होने के कारण प्रशासनिक संस्थाओं का चरित्र और प्रकृति भी पूर्णतः पृथक दिखाई देती है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इससे आगे अध्ययन करेंगे।